हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। यदि आप सभी लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट दिया है, आवरण शब्द का विलोम होगा, क्या होगा? अनावरण, आचरण, सुवर्ण या अवज्ञा। तो आवरण शब्द का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? अनावरण हो जाएगा, ठीक है। और अवज्ञा का क्या हो जाएगा विलोम? अवज्ञा का विलोम यहाँ पर आज्ञा हो जाएगा। अवज्ञा का विलोम यहाँ पर आज्ञा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वजाति का अर्थ क्या होता है? अपनी जाति। स्वजाति का अर्थ होता है अपनी जाति, तो यहाँ पर इसका विलोम बताना है। अजाति हो जाएगा, कुजाति है, सुवर्ण है या अवज्ञा है। तो यहाँ पर स्वजाति का क्या हो जाएगा? विजाति। स्वजाति का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विजाति, ठीक है। स्वजाति का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा। विजाति यहाँ पर आंसर आपका सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है ये बताना है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अनुद्योगी होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अनुद्योगी, अनुद्योगी। तो उद्योगी का क्या होता है? अनुद्योगी होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। औरस का यहाँ पर जारस हो जाएगा, ठीक है। औरस का यहाँ पर जारस हो जाएगा। उन्मत्त का क्या होगा? उन्मत्त यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुन्नमत। उन्मत्त का यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुन्नमत हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, अनुन्नमत, अनुन्नमत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उच्छ्वास का क्या होता है? निश्वास होता है। उच्छ्वास का यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्वास होता है। उच्छ्वास का निश्वास होता है, ध्यान रखिएगा। सही आपसे पूछा था, सही यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? जारस हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अपव्यय शब्द का विलोम है। अपव्यय का यहाँ पर क्या होगा? अधिव्यय होगा, व्यय होगा, मितव्यय होगा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? अपव्यय का मितव्यय हो जाएगा, ठीक है। अपव्यय का क्या होगा? मितव्यय, सी आंसर सही हो जाएगा। व्यय का क्या होता है? व्यय का विलोम जो है यहाँ पर आय होता है, ठीक है। व्यय का यहाँ पर आय हो जाएगा। आप सभी लोग इसका विलोम जरूर कमेंट करके बताइएगा। सहयोगी का क्या होगा? सहयोगी का विलोम क्या होगा? कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम यहाँ पर क्या होगा? पर्वत, घाटी, आदित्यका, विसर्जन। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा। उपत्यका का जो विलोम है अधित्यका होगा। अधित्यका, आदित्यका नहीं है, छोटा आ यहाँ पर होगा, ठीक है, अधित्यका। विसर्जन का क्या होता है? आवाहन। विसर्जन का विलोम क्या होता है? आवाहन, ठीक है। विसर्जन का विलोम आवाहन होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 या 15। तो चौपाई कैसा है? सममात्रिक है। इसका ये सममात्रिक है, सममात्रिक छंद है। ये किस प्रकार का है? तो ये छंद है, सममात्रिक छंद है। और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए जगड़, जगड़ या तगड़ किसमें आना वर्जित है? वर्जित किसमें है? तो ये चौपाई में आना वर्जित है। किसमें नहीं आएगा? चौपाई में नहीं आएगा, ठीक है। चौपाई में जगड़ या तगड़ नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्वालियर की बोली है बुंदेली है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, कन्नौजी है। तो जो बुंदेली है बुंदेलखंड की बोली है। जो बुंदेली बोली है कहाँ की है? बुंदेलखंड की है, ठीक है, बुंदेलखंड की बोली है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? बुंदेली। ग्वालियर की बोली क्या है? बुंदेली है। ग्वालियर जिले में ये बोली बोली जाती कौन सी? बुंदेली। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो ब्रजभाषा है और कन्नौजी भाषा, साथ में यहाँ पर जो बुंदेली भाषा है, ये आपस में एक दूसरे से मिलती हुई भाषा है, आपस में मिलती जुलती भाषा है, मिलती जुलती भाषा है, ठीक है, मिलती जुलती भाषा है।
पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा कि आपस में मिलती जुलती भाषा कौन कौन सी है। तो बुंदेली है, इसके बाद में ब्रज भाषा है और कन्नौजी भाषा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुसुप्ति का विलोम है जागृत है, जागना है या जगाना है या जागरण है। तो सुसुप्ति का विलोम क्या होगा, जागृत। क्या हो जाएगा यहाँ पे, जागृत, ए आंसर सही हो जाएगा। और सोना का क्या होता है, सोना का जागना होता है, सोना का क्या होता है, जागना होता है। ठीक है, सोना का जागना होता है। शयन का क्या होता है, शयन का जागरण होता है। ठीक है, शयन का जागरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्थान का विलोम शब्द क्या है। उत्थान का क्या होगा, प्रस्थान है, पतन है, विस्थापन है, अनुत्थान है। उत्थान का क्या हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ठीक है, उत्थान का यहाँ पर पतन हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा लेवल आपका टफ हो जाएगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था। आर्य भाषा का रूप यहाँ पर बताना है, क्या होगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो संस्कृत पाली जो है प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, तो क्या हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, अपभ्रंश। आधुनिक भाषाओं का आरंभ किससे माना जाता है, जो आधुनिक भाषा है इसका आरंभ माना जाता है अपभ्रंश से। ठीक है, आरंभ किससे माना जाता है, अपभ्रंश भाषा से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, सहमत कहेंगे या व्युत्पन्न मत कहेंगे या प्रत्युत्पन्न मत कहेंगे या सम्मत कहेंगे। तो देखिए, जो शीघ्र ही किसी बात को सोच लेता है या किसी युक्ति तक पहुंच जाता है उसे प्रत्युत्पन्न मत कहते हैं। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनना है। भाषा परिवर्तनशील होती है या परिवर्तित होती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, आपकी भाषा जो है परिवर्तित होती है। प्राइमरी जूनियर में मान लीजिए आपने अपनी मातृभाषा में प्राइमरी में सीखा है, तो सेकेंडरी आपकी इंग्लिश हो सकती है, संस्कृत हो सकती है। ठीक है, कोई भी भाषा आपकी हो सकती है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, कभी भी नहीं, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। जो गलत है वो यहाँ पर आपका बी आंसर सही है। भाषा कैसी है, तो सामाजिक संपत्ति होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, एक दूसरे को देखकर या एक दूसरे से सीख कर। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य क्या है। 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 9 दिन में 2.5 कोस चलना नहीं होगा, धीरे धीरे चलना ये भी यहाँ पर नहीं होगा, चलने की कोशिश करना ये भी नहीं होगा। यहाँ पर डी आंसर सही हो जाएगा। 9 दिन का अर्थ है आप लगातार 9 दिन चले हैं, लेकिन 2.5 कोस मतलब इतना ज्यादा चलने के बाद भी कम चले हैं, तो इतने परिश्रम करने के बाद भी आपको थोड़ा फल मिला है, तो डी आंसर सही हो जाएगा, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास यहाँ पर बताना है क्या होगा। मुनिवर है, सुसंग है, पराधीन है, दत्तचित्त है। जो तत्पुरुष समास है यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, पराधीन। ठीक है, दूसरे के अधीन। आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। इसमें क्या है, संबंध कारक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, संबंध कारक है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तत्पुरुष समास से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य। आपका आंसर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, लगन लगी है, मीमांसा हो रही है, आहट आई है, तो यहाँ पे पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, डी माधुर्य। माधुर्य शब्द जो है ये पुल्लिंग है, और लगन, मीमांसा, आहट ये सभी शब्द कैसे हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है निम्न में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, सूर्य के पर्यायवाची यहाँ पर क्या होंगे। देखिए, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, जलज होता है, पंकज है, सरोज है। पुष्प का पर्यायवाची सभी को पता है, कुसुम, फूल तो होगा ही, सुमन हो जाएगा। सरस्वती का गिरा, भारती और वाणी। तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सूर्य का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा, यहाँ पर दिनकर हो जाएगा। ठीक है, दिनकर हो जाएगा।
और दिवाकर हो जाएगा, यहाँ पर दिनकर है, दिवाकर है, ठीक है। और रवि होगा, रवि हो जाएगा, मरीचि हो जाएगा, मरीचि। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और दिन के जो पर्यायवाची हैं वो कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दिन के पर्यायवाची दिवस है, ठीक है, और वासर है। तो यहाँ पर आपने देखा दिन के पर्यायवाची कौन है? दिवस है, वासर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द क्या नहीं है ये बताना है। सुबह हो गई है, ठीक है, दोपहर हो गई है, ठीक है, सांझ हो गई है, लेकिन यहाँ पर क्या दिन हो गई नहीं, दिन हो गया है कहेंगे, ठीक है। तो स्त्रीलिंग क्या नहीं है? दिन नहीं होगा। डी आंसर यहाँ पर आपका सही है। ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। जो दिन है ये पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थायी भाव नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? विषाद है, जुगुप्सा है, निर्वेद है, हास है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जो विषाद शब्द है ये किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है, ठीक है, किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसी भी रस का स्थायी भाव नहीं है, ठीक है। जो जुगुप्सा है ये कौन सा रस है? विभत्स रस है, यहाँ पर विभत्स रस हो जाएगा, विभत्स रस है। निर्वेद कैसा रस है? तो ये शांत रस है, ये शांत रस है। और हास कैसा रस है? तो हास जो है हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही नहीं होगा? विषाद, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से अर्थ का अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर अर्थ का अर्थ क्या होता है? मतलब और कारण आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ का अर्थ धन भी बताया गया है। विश्वास यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। कितने लोगों को लगता है यहाँ पर कि मतलब नहीं होगा? तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, यदि आप कोई बुक परचेस किए हैं, अगर आप बुक पे देखते हैं तो मतलब यहाँ पर दिया होगा, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको धन दिया होगा, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका आंसर आप सभी ने क्या टिक किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द क्या है ये बताना है। तो टकसाल, दाग, घर, खीरा। आपका आंसर क्या होगा? टकसाल। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? टकसाल है। दाग लगा है, पुल्लिंग में आएगा। घर जाना है या घर आ गया है, पुल्लिंग में आएगा। खीरा खा रहे हैं या खीरा खाया जा रहा है, तो किस में आएगा? पुल्लिंग शब्द में आ जाएगा। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, टकसाल। नंबर नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन आप सभी का रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 3 में। रहमन चुप है बैठिए, देखी दिनन को फेरा, जब नेके दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेरा। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि रहमन चुप बैठे हैं, ये क्या है? दिन का फेर है, और जब अच्छे दिन आएंगे तो बनने में समय नहीं लगेगा। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है ये बताना है। दोहा है ये, सोरठा है, रोला है या चौपाई है? तो ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का दोहा है, यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। और दोहा कैसा होता है? तो अर्ध सममात्रिक होता है, अर्ध सममात्रिक छंद है, ध्यान रखिएगा। विषम चरण में कितनी मात्राएं हैं? दोहा के विषम चरण में मात्राएं कितनी हैं? विषम, ये पूछा गया क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 13 मात्राएं होती हैं। और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सम चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है, 11 मात्राएं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा। दोहा से संबंधित एक विशेषता पूछी गई थी कि सम चरण के अंत में क्या होना चाहिए। सम चरण के अंत में लघु होना चाहिए, ठीक है। सम चरण के अंत में क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लग रही हो तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये कितनी मात्राओं वाला छंद है? तो 24 मात्राओं वाला छंद है, ठीक है। जो दोहा है ये कितनी मात्राओं वाला छंद है? 24 मात्राओं वाला छंद है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? सभी को पता है, महादेव है, पशुपति है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये चौपाई नहीं है, गलत हो गया है, यहाँ पर महेश लिख लीजिएगा। महेश किसका अर्थ है? शिव जी का अर्थ है। तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? वो चक्रपाणी हो जाएगा। चक्रपाणी
किसी से संबंधित है? विष्णु भगवान से संबंधित है। किससे संबंधित है? विष्णु जी से संबंधित है। विष्णु जी का पर्यायवाची है। शिव के पर्यायवाची, और ध्यान रखिएगा यहाँ पर उमापति आप सभी को पता है, कैलाशपति पता है, शंभु, और यहाँ पर दूसरा क्या है? हर है। ये भी क्या है? शिव जी का पर्यायवाची है। गंगाधर, ये भी आप लोगों को पता है, गंगाधर शिव जी का पर्यायवाची है। मदनारी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, मदनारी किसका पर्यायवाची है? तो शिव जी का पर्यायवाची है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आप सभी को रस बताना है। इसमें कौन सा रस है? राग है कि, रूप है कि, रस है कि, जस है कि, तन है कि, मन है कि, प्राण है कि, या प्यारी है कि? तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा रस है। श्रृंगार रस है, वात्सल्य है, अद्भुत है, या शांत रस है? आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अद्भुत रस है। अद्भुत रस क्या होता है? आश्चर्यजनक रूप से देखा गया हो, ठीक है, आश्चर्यजनक रूप से देखा गया हो, या देखकर विस्मय हो, ठीक है, या देखकर विस्मय हो, तो उसको क्या कहेंगे? अद्भुत रस कहेंगे। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या है? विस्मय है, विस्मय है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावे, काचो घट डारो फोरी, रोको मेरु मूलक जिम तोरी। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। इसमें रस बताना है, वीर रस है, रौद्र रस है, हास्य रस है, या अद्भुत रस है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है। इसमें देखिए साफ कहा गया है कि यदि मैं तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को भी उठा सकता हूं, ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस से मतलब यहाँ पे क्रोध है, स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर है यहाँ पर बी सही है। और इसमें यदि पूछ लिया जाए कि किसके क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, तो लक्ष्मण के क्रोध के भाव को प्रकट किया गया है, ठीक है। लक्ष्मण के क्रोध को प्रकट किया गया है, लक्ष्मण के क्रोध को प्रकट किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि व साहित्यकार, या समाज? तो राष्ट्रपति या समाज नहीं करता है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? ए, भाषा वैज्ञानिक, ठीक है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ए सही हो जाएगा, भाषा वैज्ञानिक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? अब यहाँ पर आपको बताना है किस शैली से है। अलंकारिक शैली, क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक कह दिया गया है तो अलंकारिक यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ, समास, या लाक्षणिक? आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 26। तो जो आपका आंसर है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ सही हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर यहाँ पर सही है, वस्तुनिष्ठ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? किसका अनुवाद है ये बताना है। फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। यहाँ पर हिंदी की वैज्ञानिक भाषा और तकनीकी शब्दावली बताई गई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी भाषा, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी भाषा कैसे होगा? मीटर को आप क्या कहते हैं? मीटर ही कहते हैं, और मीटर की स्पेलिंग क्या होती है? METER होती है, तो ये मीटर को आप मीटर ही बोलते हैं। रेडियो को भी आप क्या कहते हैं? रेडियो को भी आप रेडियो ही बोलते हैं, ठीक है, रेडियो ही बोलते हैं। तो जो हिंदी है और इसकी तकनीकी भाषा है, तो यहाँ पर आपका आंसर अंग्रेजी सही हो जाएगा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द है? अभिज्ञ, भिज्ञ, विज्ञ, या अनभिज्ञ? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? देखिए जो अभिज्ञ है, भिज्ञ है और विज्ञ है। अभिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ, ये सभी क्या है? समानार्थी शब्द है। ये सभी क्या है? समानार्थी शब्द है, ठीक है, समानार्थी शब्द है। तो यहाँ पर आपका आंसर कैसे हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सब आंसर जो होगा वो डी सही हो जाएगा। अनभिज्ञ जो है विलोम शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ऋजु का पूछा गया है। ऋजु शब्द का विलोम क्या है? सीधा है, सरल है, वक्र है, या रज है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऋजु का क्या होता है? वक्र होता है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सरल का आप सभी को पता है क्या होगा? कठिन। सरल का कठिन हो जाएगा।
सीधा का क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, सीधा का टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर सी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है ये किससे हुई है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही होगा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौर सैनी संस्कृत है या प्राकृत है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है, हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका, बाल का, कल्पवृक्ष, कुबेर या चपला, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, कुबेर का। अलंकेश किसका पर्यायवाची है, कुबेर का पर्यायवाची है। और कुबेर के अन्य पर्यायवाची कौन सा है, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन कौन से हैं, धनद है, यक्षराज है, लिख लीजिएगा यक्षराज है, और क्या है, धनाधिप है, धनाधिप, और राज है, राज है, ये किसके पर्यायवाची हैं, कुबेर के। और धनेश भी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा धनेश, और क्या हो जाएगा, धनपाल, यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनपाल, ये किसके पर्यायवाची हैं, तो कुबेर के हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, मेवाती पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहार हिंदी या पहाड़ी हिंदी, यहाँ पर बिहारी लिख लीजिएगा। मेवाती उपभाषा वर्ग की बोली है, तो ये क्या हो जाएगी, राजस्थानी हिंदी। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मेवाती को और क्या कहते हैं, तो मेवाती को यहाँ पे ध्यान रखिएगा उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। मेवाती को क्या कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी भी कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, भाषा से 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी कहावतें हैं या लोकोक्ति हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो डेली रूटीन में होती हैं, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल, तो यहाँ पर आंसर क्या आपका होगा, शिक्षित होकर बेकार रहना या योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो यहाँ पर कहा गया है कि इतना ज्यादा पढ़े होने के बाद भी एक निम्न स्तर का कार्य करना, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। विद्या का अपमान नहीं होगा, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है, ये भी नहीं होगा, तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मगही। ठीक है, आपका जो आंसर है यहाँ पर मगही, सी सही हो जाएगा। जो मगही शब्द है ये किसका विकसित रूप है, तो मागधी का विकसित रूप है, मागधी का विकसित रूप है, ध्यान रखिएगा, मागधी का विकसित रूप है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। जो मगही बोली है ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है, तो ध्यान रखिएगा, पटना तो आप सभी को पता चल गया, पटना है, भागलपुर है, पटना है, भागलपुर है, इसके बाद में रांची हो जाएगा, रांची में भी बोली जाती है, और मुंगेर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मुंगेर में भी ये भाषा बोली जाती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो किसमें उपसर्ग नहीं है ये बताना है। मिलान है, सुपुत्र है, अधर्म है, सुकर्म है, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, मिलान शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मिल प्लस आन करेंगे तो आन यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, मिल प्लस आन यदि हम करते हैं तो आन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। ठीक है, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक है, तो उपसर्ग यहाँ पे क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो यहाँ पे इन तीनों में सु उपसर्ग है और आ उपसर्ग है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी का वर्तनी से संबंधित है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पर शुद्ध शब्द क्या होगा, देखिए पूजनीय होगा, पूजनीय, पूज्यनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है, आंसर आपका ही दूसरा सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप सभी का आशीर्वाद से पूछा जाता है कि आशीर्वाद किस प्रकार से लिखते हैं, तो आशीर रा आएगा तो वा पर चला जाएगा, इस प्रकार से लिखते हैं आशीर्वाद।
और रचयिता भी आता है कि रचयिता किस प्रकार से लिखते हैं, रचयिता, रचयिता इस प्रकार से लिखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो देखिए, जिसका जन्म पहले होता है वो अग्रज होता है और जिसका जन्म बाद में हो तो अनुज हो जाएगा। तो बाद में यदि पूछा जाए तो अनुज हो जाएगा, पहले पूछा जाए तो अग्रज होगा। नेक्स्ट है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। तो यहाँ पर आधा सा कुछ इस प्रकार से लिखा है, ये गलत हो जाएगा और पूर्व ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका फोर्थ सही है। इसके बाद में है, सजावट शब्द का प्रत्यय क्या होगा? सजावट शब्द में प्रत्यय बताना है क्या है। तो देखिए, जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, सज प्लस आवट, सज प्लस आवट। और प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। आवट क्या है, प्रत्यय है, और प्रत्यय क्या होता है, बाद में लगता है। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं, बाद में करते हैं, और उपसर्ग का प्रयोग पहले करते हैं। नेक्स्ट है, लड़का पेड़ से गिरा। देखिए, जब दो वस्तुएं अलग होती है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब अलग होती है तो अलग के लिए अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। छत से बिल्ली कूदी, ठीक, तो अलग हो गया, अलग के भाव के लिए अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। अलग होने के, अलग होने पर, अलग होने पर अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका थर्ड सही हो जाएगा। और यहाँ पर कारक से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी जरूर ध्यान रखिएगा, 100% क्वेश्चन पूछा जाना ही है। तो देखिए, यहाँ पर जो कारक होते हैं ये कितने होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार में कौन कौन सा है, तो यहाँ पर आप सभी लोग देख लीजिए। कर्ता ने, पहला हो गया कर्म को, कर्ता ने कर्म को। थर्ड क्या है, करण, इसका क्या होगा, से या द्वारा, यदि आ जाए तो करण होगा। इसके बाद में है संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए भी होगा और साथ में यहाँ पर को भी होगा, संप्रदान के लिए या को। इसके बाद में है अपादान, अभी अपादान आपको बताया है, अपादान में क्या होगा, अलग होने के लिए। तो अपादान से, देखिए जब आप लोगों को से यहाँ पर दिख जाए तो क्या होगा, अलग होने के संबंध में कहा जा रहा है तो अपादान हो जाएगा। इसके बाद में है संबंध, अब जोड़ने की बात की गई है, संबंध, संबंध में क्या हो जाएगा, का, की, के, रा, री, रे, यहाँ पर का, के, की, इसी प्रकार से रा, रे, री हो जाएगा। अधिकरण क्या होता है, में पर होता है, अधिकरण क्या हो जाएगा, में पर यदि आ जाए तो अधिकरण होगा, में पर। और संबोधन तो आप लोगों को पता है, हे, ओ, अरे। यहाँ पर आंसर आपने देखा है, थर्ड सही है, और इसका भी रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, चौराहा कौन सा समास है, चौराहा में। तो देखिए, जब चौराहा आप कहेंगे तो क्या कहेंगे, 4 राहों का समूह कहेंगे, 4, और 4 आया है तो यहाँ पर समास कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। जब भी संख्यावाचक विशेषण आ जाए, संख्यावाचक विशेषण आ जाए तो क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि जो समास है ये कितने प्रकार के होते हैं, तो समास होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, तो आपने यहाँ पे देख लिया, बहुव्रीहि समास है, इसके बाद में अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, और इसके बाद में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, और कर्मधारय समास, और कर्मधारय समास। इसके बाद में द्विग समास आपने देखा है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है। तो ये समास 6 प्रकार के होते हैं। आपने देखा है 4 राहों का समूह, यानी कि द्विग समास इसमें होगा, थर्ड आंसर सही है। और यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आप इसका अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर द्विग समास होगा अथवा नहीं, तो द्विग समास में जो पहला पद होगा, जो पहला पद होगा ये क्या होगा, संख्यावाचक। पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक। तो यहाँ पर इससे आप फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा समास होगा, संख्यावाचक। इसके बाद में पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या, तो पुत्री का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो तनय हो जाएगा। तो तनय किसका पर्यायवाची शब्द है, ये हो जाएगा पुत्र का। तनय किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द है।
अब यहाँ पर पुत्र के और कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं, तो ध्यान रखिएगा पुत्र के पर्यायवाची शब्द। बेटा सभी को पता है, पुत्र लड़का बालक संतान ये भी आप लोगों को पता है। जो नहीं पता है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपत्य। अपत्य ये पुत्र का पर्यायवाची है। और देखिए यहाँ पर आत्मजा लिखा है तो ये पुत्री का हो जाएगा, और यदि यहाँ पर आत्मज लिखा होता तो क्या हो जाएगा, पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। यहाँ पर सुता लिखा है तो पुत्री का हो जाएगा, और यदि सुत लिखा हो तो क्या हो जाएगा, पुत्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तनुज भी किसका पर्यायवाची है, तनुज किसका पर्यायवाची है, पुत्र का। आंसर आपने देखा है यहाँ पर पहला सही है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो तनय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, सलील नहीं है, और ये किसका पर्यायवाची है, पानी का। तो कमल का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो जाएगा, सरोज है, अरविंद है, पंकज है, जलज है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जलज हो जाएगा। नीरज है, नीरज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, कमल के। तो आंसर आपने देखा है थर्ड सही है। से जिसकी मत झट सोचने वाली हो के लिए एक शब्द होगा, प्रत्युत्पन्न मति हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। और देखिए जो दूरदर्शी होता है कि दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी कहलाता है, यहाँ पर दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, निर्गुण का संधि विच्छेद होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नि प्लस गुण हो जाएगा। और कौन सी संधि है, तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। संधि कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के उदाहरण सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दूसरा शब्द क्या होगा, निश्चल। दूसरा शब्द है निश्चल, ये आपका विसर्ग संधि में हो जाएगा। निस्तेज, जिसमें आधे शब्द लगे हों, जो आधे व्यंजन लगे हों, तो ये आपका विसर्ग हो जाएगा। और यहाँ पर निष्पाप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निष्पाप। यदि आप सभी लोग डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर दुष्कर्म हो जाएगा, दुष्कर्म, ये भी क्या है, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द चयन कीजिए। इसका चयन करना है, इसमें तत्सम शब्द क्या है, तो कलश हो जाएगा। और तत्सम शब्द से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अग्नि से, अग्नि क्या है, तत्सम शब्द है, अग्नि है। आम्र है, ये तत्सम शब्द है। आलस्य, ये आपका तत्सम शब्द है, आलस्य। कर्पूर भी आप सभी का तत्सम शब्द है। क्षेत्र तत्सम शब्द है, क्षेत्र भी तत्सम शब्द है। और हस्त भी क्या है, तत्सम शब्द है। यह सभी शब्द जो है आपके तत्सम शब्द हैं, तो पहला आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो पुत्री है ये क्या हो जाएगी, आयुष्मती हो जाएगी। तो सौभाग्यवती तो होगा नहीं, ठीक, ये कट कर दो। अब यहाँ पे क्या आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। कन्या की यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, कन्या की ये गलत है, यहाँ पर आपका दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, भानु उदय। तो भानु प्लस उदय हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो बड़ा उ होगा, यहाँ पर भानु प्लस उदय। आंसर आपका पहला सही है। और ये इसमें संधि कौन सी होगी, तो दीर्घ संधि होगी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि इसमें है। पहला आंसर आपका सही है। और दीर्घ स्वर संधि के भी उदाहरण आप लोग देख लीजिए, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं दीर्घ स्वर संधि। तो देखिए किस प्रकार से आप पहचानेंगे कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। तो देखिए यहाँ पर जो क्या है, बड़ा उ है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, बड़ा उ है। इसके बाद में यहाँ पर आप कहें तो क्या कहेंगे, धनार्थी, धन प्लस आर्थी। तो यहाँ पे देखिए बड़ा आ है, तो बड़ा आ जाए या बड़ी ई आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आ आए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बीच में बड़ा आ आए या बड़ी ई आए, या यहाँ पर बड़ा उ आ जाए या री आ जाए, तो क्या होगा, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप क्या है, तो देखिए यहाँ पर
तरुण तो होगा नहीं, ठीक, तो पहला और दूसरा कट कर दो। इसके बाद में कहा गया है कि देखिए शिक्षा का प्रबंध किया गया है, तो शिक्षा इस प्रकार से तो आप लिखेंगे नहीं, तो आंसर क्या बचा यहाँ पर? फोर्थ। हमारे यहाँ नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो फोर्थ आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए, तो द्रव हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप सभी के धन के पर्यायवाची है। धन के पर्यायवाची में और क्या हो जाएगा? संपत्ति हो जाएगा, संपत्ति, संपदा, दौलत और विभूति, ये क्या हो जाएगा? धन का पर्यायवाची है। आंसर आपका जो सही नहीं है वो दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। डाकुओं को भगाया यहाँ पर कर्म किया गया है, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? आंसर आपका क्या सही होगा? यौगिक शब्द है, ठीक है, यौगिक शब्द है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजायब घर किस प्रकार का शब्द है? तो ये संकर शब्द है, और संकर शब्द में ये किस प्रकार का शब्द है? तो पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, संकर शब्द है। और ये किस प्रकार का शब्द है? पुल्लिंग, पुल्लिंग संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है, आचार का विलोम शब्द क्या होगा? आचार, अनाचार, आचार का अनाचार हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस प्लस साहस, यानी कि उपसर्ग तो पहले लगता है, तो दुस पहले हो जाएगा यहाँ पर, दुस प्लस साहस। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा व्यंजन संधि। आप इसे पहचानेंगे किस प्रकार से? तो आप कैसे लिखते हैं? जगत प्लस नाथ लिखते हैं, जगत प्लस नाथ। ये जो ता है ये क्या है? आधा ना मानेंगे इसको। जब आप इसे एक साथ मिला के लिखेंगे तो ये आधा ना हो जाएगा, और तो ये किस में आएगा? व्यंजन में आ जाएगा। पहला आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, मोर का तत्सम शब्द क्या है? मोर का मयूर हो जाएगा, मोर का क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। दूसरा आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। अभि प्लस साप, तो अभी पहले हो जाएगा, और उपसर्ग क्या होता? पहले लगता। नेक्स्ट है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। ईर्ष्या, अब यहाँ पर जब ईर्ष्या लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे? ऐसे। यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? निशाकर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? यहाँ पर शशि हो जाएगा। शशि है, राकेश है, शशि, राकेश, विधु, विधु, इंदु, विधु है और इंदु है, साथ में सुधांशु, मयंक है, सोम है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है, महादेव का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो महादेव का जो पर्यायवाची शब्द है, आपने देखा है शीश पर चंद्रमा होता है, तो क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर हो जाएगा। और महेश्वर है, गिरिजापति है, रुद्र है, गंगाधर है, ये सभी महादेव के पर्यायवाची है। तो थर्ड आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, यथाशीघ्र शब्द का समास क्या होगा? यथाशीघ्र, तो आंसर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। दूसरा आंसर आप सभी का सही है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, तो उनकी क्या बताई जा रही? विशेषता बताई जा रही है, विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। अमूल्य क्या है? विशेषण शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है जिसमें क्रिया की जा रही है? तो रही है तो मतलब क्या है? हवा धीरे धीरे बह रही है, क्रिया हो रही है। आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में योग ऋण शब्द कौन सा है? तो चक्रपाणी हो जाएगा। आंसर यहाँ पे दूसरा सही है। कौन वर्ण घोष नहीं है? और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, घोष को और क्या कहते हैं, ये आप सभी के क्वेश्चन पेपर में कुछ इस प्रकार से भी लिखा देखने को मिल सकता आप लोगों को है। तो घोष को सघोष भी कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, जो सघोष या घोष है, ये कौन से वर्ण होते हैं? तो तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है, इसको सघोष कहते हैं। अब यहाँ पे जो घोष या सघोष नहीं है वो क्या हो जाएगा? छ हो जाएगा। तो छ क्या है? ये छ जो है अघोष है। ये छ क्या है? अघोष वर्ण है। और अघोष वर्ण क्या होते हैं? तो दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, इसको अघोष कहते हैं। इसको अघोष कहते हैं। एक बार आप सभी लोग टेबल जरूर देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप सभी लोग अघोष और घोष के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अघोष और यहाँ पर घोष। घोष को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो सघोष के नाम से जानते हैं।
आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो अघोष में क्या हो जाएगा, देखिए ये जो वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होगा ये अघोष हो जाएगा और जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होगा ये हो जाएगा घोष। ठीक, अब यहाँ पे देखिए का वर्ग में क्या होगा, तो का वर्ग में पहला वर्ण क्या होगा का और दूसरा खा हो जाएगा, का और खा हो गया। चा में चा और छा हो जाएगा। टा में टा और ठा हो जाएगा। ता में ता और था हो जाएगा। पा में पा और फा हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो गया, ये अघोष हो गया। अब सघोष में देखिए, अब जो 3 वर्ण बचे हैं कौन कौन से, गा, घा, अंगा। ठीक, इसके बाद में जा, झा और इया। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। इसके बाद में ता, था, दा, धा और ना। और पा वर्ग में यहाँ पर पाफा हो गया, बा, भा और मा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को याद रखने हैं। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, जो इसमें आपने देखा है अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आपने देख लिया है और साथ में इसमें कौन से व्यंजन होंगे, साथ में यहाँ पर श, स, स, हा, ये जो 4 वर्ण देखने को मिल रहे हैं आप लोगों को हैं, तो ये सभी अघोष में आएंगे और सघोष में क्या आ जाएगा, सघोष में आ जाएगा या, रा, ला और वा। ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा घोष में। इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए इसे जरूर ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन आपका अल्प प्राण और महाप्राण से पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप सभी लोग पहले अघोष ही लिखिएगा, बाद में घोष लिखिएगा, इससे आप लोगों को याद रहेगा। अघोष में 2 वर्ण कंटिन्यू चलेंगे और घोष में 3 वर्ण चलेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और यहाँ पर महाप्राण। महाप्राण में क्या हो जाएगा, महाप्राण 24 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, महाप्राण में 24 ध्यान रखिएगा और अल्प प्राण में 1, 3 और 5। ठीक, अल्प प्राण में संख्या कैसी होती है, विषम संख्या होती है। अल्प प्राण में संख्याएं विषम होती हैं और महाप्राण में संख्याएं सम है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अब आप लोग नहीं भूलेंगे। तो देखिए यहाँ पर अल्प प्राण में क्या हो जाएगा, अल्प प्राण में 1, 3, 5 है, तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का देखिए, यहाँ पर का हो जाएगा, का के बाद महाप्राण में खा हो जाएगा। अब क्या बचा, यहाँ पर गा बचा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, का, खा, गा, घा हो जाएगा और अंगा इधर हो जाएगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में चा इधर हो जाएगा तो छा इधर हो जाएगा, चा छा, जा इधर हो जाएगा, झा इधर हो जाएगा और यहाँ पर इया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में टा, ठा, डा, ढा और अड़ा इधर हो जाएगा। तो आप लोगों को महाप्राण ध्यान रखना है कि यहाँ पर 24 होगा, महाप्राण में 24 होगा। और एक बात यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, जो जितने भी स्वर हैं, यहाँ पर जितने भी स्वर है, स्वर की संख्या कितनी है, 11। ठीक है, स्वर की संख्या 11 है। तो जितने भी स्वर हैं ये किस में आएंगे, ये आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे, अल्प प्राण में। और इसके बाद में देखिए, इसके बाद में यहाँ पर जो उष्ण वर्ण है, उष्ण वर्ण कौन कौन से हैं, अभी आपने देखा है श, श, स, हा। ठीक है, ये जो 4 वर्ण हैं ये किस में आएंगे, ये महाप्राण में आ जाएंगे। स्वर अल्प प्राण में होगा और उष्ण वर्ण महाप्राण में होंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आ गया है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि जो घोष नहीं है वो छा हो जाएगा। छा क्या है, अघोष से। छा यहाँ पर क्या है, अघोष से।
अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष हो गया। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अनुस्वार और विसर्ग। यहाँ पर अनुस्वार ध्यान रखना है, अनुसार क्या होगा, यहाँ पर आप पर अंक की बिंदी, जो अंक की बिंदी है ये है। और विसर्ग, अनुस्वार की संख्या 1 है और विसर्ग की संख्या 1 है। विसर्ग कुछ इस प्रकार से लगता है, तो ये 1-1 इनकी संख्याएं होती हैं। और आप लोगों को ये भी पता है कि जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 39 होते हैं। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। और यहाँ पर जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? पूरा आज आप लोगों का कवर हो जाएगा यहाँ पर वर्णमाला, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। आगे देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन से हैं? तो छ, त्र और यहाँ पर ज्ञ और साथ में छत्र ज्ञ और यहाँ पर श्र हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। अब कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि स्पर्श व्यंजन है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और यहाँ पर पा वर्ग। तो देखिए प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 5 होंगे, इसमें 5 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। तो 5 25 कितने वर्ण हो जाएंगे? 25 वर्ण हो जाएंगे। और ये सभी वर्ण क्या होंगे? स्पर्श, स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। ये सभी क्या हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। क्योंकि इसमें व्यंजन होंगे इसलिए इसको व्यंजन कहेंगे। स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अंतस्थ व्यंजन की संख्या क्या होगी? आप लोगों को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या, अंतस्थ व्यंजन में क्या होगा? या, रा, ला और वा हो जाएगा। या, रा, ला और वा हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन आपने देख लिया है। और द्विगुण व्यंजन ये भी आपको पूछा गया है, अगले पेपर में आप लोग देखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो द्विगुण व्यंजन है ये डा कुछ इस प्रकार से डा और ढा। यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, नीचे बिंदी लगी हुई है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आप सभी ने देख लिया वर्णमाला से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने भी आगे एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाने की संभावना है, यहाँ पर आप सभी को इतने एक छोटे से वीडियो में कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शब्द में री स्वर नहीं है? कृपा, दृष्टि, कृष्ण, तो रिवाज में नहीं है। यहाँ पर फोर्थ आंसर आपका सही हो जाएगा, रिवाज में नहीं है। और स्वर कितने हैं? तो स्वर की संख्या 11 है। स्वर की संख्या 11 है और यदि इनकी मात्राएं पूछ ली जाए कितनी है, तो मात्राओं की संख्या 10 है। मात्राएं कितनी है? 10 है। आ की कोई मात्रा नहीं है। अब इसके बाद में किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां अनुस्वार कहलाती हैं। पहला आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द में गुण संधि है। तो गुण संधि किस में है? देखिए यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? भारतेंदु। दूसरा आंसर यहाँ पर सही है और इसका संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे? भारत प्लस हिंदू, भारत प्लस हिंदू। यहाँ पर आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। गुण संधि आप किस प्रकार से पहचानेंगे? तो यहाँ पर छोटा आ है, देखिए यहाँ पर छोटा आ है और यहाँ पर छोटी ई है। ठीक है, छोटा आ छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। अब गुण संधि के कुछ उदाहरण भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो उदाहरण यहाँ पर आप लोगों को बताए जा रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा? भारतेंदु तो आपने देख लिया है। इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा देवेंद्र, इसके बाद में यहाँ पर देवेंद्र हो जाएगा। ये भी आप सभी का गुण संधि में आएगा। सुरेंद्र जिसमें एंद्र लगा हो, ठीक है, या तेंदु लगा हो, तो ये सभी किसमें आ जाएंगे? गुण संधि में। अब जैसे गणेश, एस लगा है, एस जिसमें आ जाए गणेश,
महेंद्र, एंद्र आया है, महेंद्र, ये सभी क्या है, गुण संधि है। इसके बाद में महेश्वर, ए यहाँ पर एश्वर आया, महेश्वर, ठीक है, ये भी क्या है आपका गुण संधि है। जलोदय, ये भी क्या है, गुण संधि है। इसके बाद में परोपकार तो बहुत ही पूछा जाता है, परोपकार, परोपकार भी किससे संबंधित है, तो गुण संधि से संबंधित है। और तीन जो पॉइंट और आपके हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं गुण संधि से, गंगोर्मी, गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी, देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, ये भी क्या है, ये आपका गुण संधि में ही आ जाएगा। और राजर्षि, यहाँ पर ये तीन जो है इन्हें हाईलाइट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसके बाद में है वृक्ष छाया, तो वृक्ष छाया का जब संधि विच्छेद करेंगे तो वृक्ष प्लस छाया हो जाएगा, वृक्ष प्लस छाया आंसर सही है। और इसमें संधि कौन सी होगी, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी। किस प्रकार से होगी, तो देखिए इसमें यहाँ पर छा ये और चा और छा ये, ठीक है, तो जब इन दोनों को आप एक पास मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें आधा चा और यहाँ पर छा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बड़ा की मात्रा लगा देंगे तो वृक्ष छाया हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर संधि भी क्या हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी, इसमें संधि व्यंजन हो जाएगी। व्यंजन संधि के कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोग देख लीजिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वृक्ष छाया भी आपने देखा है, इसमें व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि आप लोगों को संधि विच्छेद करना नहीं आता है तो आप लोग थोड़ा सा रट लीजिएगा। अब यहाँ पर व्यंजन संधि में जैसे क्या है, ऋग्वेद है, व्यंजन संधि में यहाँ पर ऋग्वेद है, व्यंजन संधि में यहाँ पर ऋग्वेद है। और दिग्गज है, यहाँ पर दिग्गज। और अजंत, और अजंत, साथ में सदाचार, सदाचार, ये भी क्या है, व्यंजन संधि है। और यहाँ पर सदवाड़ी, यहाँ पर सदवाड़ी हो जाएगा, ये भी व्यंजन संधि है। और यहाँ पर जगन्नाथ भी हो जाएगा, जहाँ पर जगन्नाथ, ये सब किसमें आएंगे, तो व्यंजन संधि में। इसके बाद में है समश्रु शब्द का तद्भव रूप क्या है, तो मूछ हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर विपरीत का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि अपोजिट, यानी कि विलोम शब्द। यहाँ पर आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। और जो पर्यायवाची शब्द होते हैं ये समानार्थी होते हैं। एकार्थक शब्द क्या होता है, जिसका एक अर्थ हो, जिसका एक ही अर्थ हो, उसको एकार्थक शब्द कहते हैं। वर्ण यहाँ पर जैसे आकाश होता है, वर्ण जात के लिए भी प्रयोग करते हैं और अक्षर के लिए भी करते हैं, लेकिन आकाश के लिए नहीं करते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो मनसिज नहीं है, आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, मनसिज नहीं है। नेक्स्ट है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफों के लिए एक शब्द होगा क्या, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, अन्य मनस्क। नेक्स्ट है, अभिधा शब्द शक्ति में होता है क्या, तो यहाँ पर वाचार्थ या प्रकट होता है, आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं क्या, तो भाव का मतलब ही होता है इमोशंस, तो यहाँ पर आंसर आपका दूसरा सही हो जाएगा। और इसमें दशा, दशा भाव ये आ जाएगा, तो आंसर दूसरा सही है। नेक्स्ट है, मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है, तो विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा, काला, काली। और यहाँ पर पतलून की विशेषता बताई जा रही कि पतलून कैसी है, काली है। यदि आपसे दोनों का ऑप्शन पूछ लिया जाए तो यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, ठीक है, मोहन के अलावा, अथवा तो यहाँ पर होगा नहीं और भी नहीं होगा, कोई नहीं था तो और तो होगा नहीं, यहाँ पर या भी नहीं होगा, तो थर्ड आंसर सही है। नेक्स्ट है, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है क्या, तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कि हमें सफलता मिलने तक, मतलब सफलता को रिलेट किया जा रहा है, तो यहाँ पर जोड़ने की बात की गई है, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा कि जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आप पढ़ लीजिए, तब तक आपको प्रयास करना है, मतलब एक समय की बात यहाँ पर की गई है, तो संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा।
नेक्स्ट है को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान यहाँ पर आ जाएगा। संप्रदान के लिए को और के लिए दोनों वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबोधन हे ओ अरे, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो सभी को पता है ये वाक्य के अंग है, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो देखिए उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात कही जा रही हो, जिसके बारे में कोई बात कही जा रही हो, उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य। कोई बात कही जा रही हो, कही जा रही हो, उसको क्या कहते हैं? उद्देश्य। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? तेंदुलकर है। उद्देश्य तो तेंदुलकर है, विधेय क्या है? विधेय यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 ओवर में 5 छक्के लगाए, ये आपका विधेय हो जाएगा। जो बात कही गई है, जो बात का मतलब क्या कहा गया है कि 1 ओवर में 5 छक्के, तो ये विधेय हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो विराम चिन्ह देखिए कई प्रकार के होते हैं, अर्ध विराम, विराम, अल्प विराम, तो लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर है वो पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आप सभी को विराम से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे। नेक्स्ट है किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो ये कोष्ठक, जब आप कोई भी बात को हाईलाइट करते कुछ इस प्रकार से कोष्ठक में आप सभी लोग बंद कर देते हैं, इस प्रकार से या इस प्रकार से, ठीक है? तो ये आप सभी का क्या हो जाएगा? कोष्ठक होगा। कोष्ठक कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त होगा, तो बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है? पहला आंसर सही है। बाधा डालना यानी कि रोड़ा अटकाना, दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? कि अपना काम जो है स्वयं करना उपयुक्त होता है, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है, आंसर थर्ड सही है। नेक्स्ट है मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त, एक जैसे का मतलब क्या होगा? एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यहाँ पर दूसरा आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? तो राजपत्र यानी कि गजट में होता है, पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है सूचना का उद्देश्य होता है, जो निविदा सूचना का उद्देश्य है ये क्या होता है? तो यहाँ पर आंसर आपका सामान की नीलामी जब बोली लगाई जाती है तो उसके लिए आमंत्रण दिया जाता है, तो बोली लगाने का आमंत्रण हो जाएगा, दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट है किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता है। जितनी भी प्रेषितियां भेजी जाती हैं तो इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है परिपत्र, पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में एक छोटा सा गद्यांश भी दिया रहता है, यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है, तो आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। ये आप लोग देख सकते हैं कि आप सभी का रीट एग्जाम का ही क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर कहा गया है इस गद्यांश का शीर्षक होगा क्या? तो कुसंगत की महत्ता है, अच्छी संगत, संगति या युवा पुरुष है, तो आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ लीजिए। देखिए साफ साफ कहा गया है कि युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है संगति, असर की यहाँ पर बात की गई, जैसी संगति होगी वैसा ही वो बनेगा या वैसा ही हो जाएगा। कुसंग का अर्थ क्या होता है? कुसंग यानी कि बुरी संगति, फोर्थ आंसर सही है। इसके बाद में इस गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? केंद्रीय भाव यहाँ पर हो जाएगा संगति का महत्व। दावाग्नि शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए है? दावाग्नि क्या होती है? लगने वाली आग। तो कहाँ पर लगने वाली आग? जंगल में स्वयं लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि कहते हैं, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? निश्चित नहीं होगा। निश्चल का अर्थ यहाँ पर निश्चित नहीं होगा, जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर हो और अचल हो। नेक्स्ट है जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं, डी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली क्या कहलाती है? अनामिका कहलाती है। और अनामिका किस प्रकार से लिखते हैं? यहाँ पर आप सभी लोग शब्द जरूर देख लीजिएगा। जो आपके स्पेल्ट वाले शब्द होते हैं, तो स्पेल्ट वाले शब्द आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, 2 नंबर के तो पूछे ही जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जिसे किसी वस्तु की स्पृह न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। स्पृह न हो के लिए शब्द क्या हो जाएगा? निस्पृह। निस्पृह बी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अंतेवासी। जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है, पढ़ता है, उसको अंतेवासी कहते हैं। नेक्स्ट है जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? किसके पेट में रस्सी बांधी गई थी? श्री कृष्ण के। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? दामोदर। डी आंसर यहाँ पर सही है, दामोदर। नेक्स्ट है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पर 9th का आंसर क्या सही हो जाएगा? मिताहारी। जो नापा तुला भोजन करता है उसको क्या कहते हैं? मिताहारी। नेक्स्ट है पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। 10th का आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाएगा? अनुगामी। नेक्स्ट है जिसके हृदय पर आघात हुआ है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। 11th का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, मर्माहत। आत्मा को आहत पहुंचाने वाला, यहाँ पर एक शब्द क्या हो जाएगा? मर्माहत। नेक्स्ट है जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? जिसकी कोई कीमत ना हो उसको क्या कहते हैं? अकीमत, मतलब अमूल्य। बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी। ज्यादा बोलने के लिए क्या हो जाएगा? वाचाल। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, आपके टीजीटी, पीजीटी, आरओ, एआरओ सभी में पूछे गए क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप सभी लोग जितने भी क्वेश्चंस देख रहे हैं ये आप सभी के अदर अदर स्टेट में पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो के लिए एक शब्द क्या होगा? 15 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अजान बाहु। नेक्स्ट है जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अंत्यज। शूद्र नहीं होगा, इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, अंत्यज हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? वाचाल कहलाता है। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल। नेक्स्ट है जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, सधवा होगा, ठीक है, विवाहिता यहाँ पर नहीं होगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? सधवा। नेक्स्ट है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? 19 का आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, अच्छत। अच्छत जिसे आप चावल का प्रयोग करते हैं, अच्छत में चावल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जिसका इलाज ना हो सके, तो क्या हो जाएगा? ला इलाज होता है, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या कहेंगे? असाध्य। नेक्स्ट है जो क्षीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसके लिए यहाँ पर पूछा गया उपयुक्त शब्द क्या है? अक्षय। जिसका क्षय ना हो, क्षीण या क्षय लिखा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अक्षय। नेक्स्ट है जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? निर्मम। बिना ममता के निर्मम हो जाएगा। नेक्स्ट है जिसे जीता ना जा सके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजेय। नेक्स्ट है जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 24 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, चंद्रशेखर। चंद्र ग्रहण नहीं होगा, चंद्रधर नहीं होगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। सब का अर्थ होता है सब कुछ, ठीक, सर्व का अर्थ होता है सब कुछ, सर्वज्ञ। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? प्रत्युत्पन्न होता है। नेक्स्ट है निःस्पृह का अर्थ है
27 का बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, जो इच्छा रहित हो। निस्पृह का अर्थ क्या होता है, जो इच्छा रहित हो। नेक्स्ट है, किए गए उपकार का फल ना मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है। 28 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, कृतघ्न है। नेक्स्ट है, युद्ध की इच्छा रखने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है, युयुत्सु कहलाता है, लड़ाकू कहलाता है, युद्धेच्छु कहलाता है, युद्ध की इच्छा रखने वाला युद्धेच्छु, ये सभी। तो यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट है, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है। 30 का आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुलीन। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसको क्या कहते हैं, कुलीन कहते हैं। नेक्स्ट है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यायावर। एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाले के लिए शब्द क्या है, यायावर, जो चलता रहता है। नेक्स्ट है, जो देखने में प्रिय लगता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखने में प्रिय लगे उसको क्या कहते हैं, प्रियदर्शी। नेक्स्ट है, किसी कार्य में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रतिस्पर्धी। दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा प्रतिस्पर्धी कहलाती है। जो खाने योग्य नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, अखाद्य। जो खाने योग्य नहीं है, जो खाद्य होता है इसको खाया जा सकता है, जो अखाद्य इसको खाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्पादक जमीन। 35 का आंसर डी सही हो जाएगा, क्या कहलाती है, उर्वरा कहलाती है। जो उर्वरा जमीन होती है वो कैसी होती है, उसमें उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो, तो दूरदर्शी हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, दूरदर्शी। नेक्स्ट है, जो पूर्णतः स्वच्छ कला, पूर्णतः स्वच्छ कला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिष्कार। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पता है वो आप सभी लोग कहीं नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। जो कठिनाई से समझ में आए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, दुर्बोध। ठीक है, जो कठिनाई से समझ में आए उसको क्या कहते हैं, दुर्बोध। नेक्स्ट है, मन का दुर्भाव। मन का दुर्भाव यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, मनोमालिन्य। मनोमालिन्य आपका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो समान ना हो, जो समान ना हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसका कोई आश्रय ना हो, क्या कहेंगे, निराश्रय। जिसका कोई आश्रय ना हो उसको क्या कहेंगे, निराश्रय। गुण दोष का विवेचन करने वाला, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, समालोचन। गुण दोष का विवेचन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, समालोचन। नेक्स्ट है, जिसका कोई आकार ना हो तो क्या हो जाता है, निराकार। ए आंसर यहाँ पर सही है। पैनी बुद्धि वाला, पैनी बुद्धि का अर्थ यहाँ पर है शार्प बुद्धि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीव्र बुद्धि। ए आंसर यहाँ पर सही है। सिर्फ अपना हित चाहने वाला, अपना हित, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, स्वार्थी। जो अपना हित चाहे, सिर्फ अपना हित चाहे, स्वार्थी कहलाता है। नेक्स्ट है, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, क्या कहेंगे उसको, अग्रगण्य कहेंगे। ए आंसर यहाँ पर सही है, अग्रगण्य कहेंगे। नेक्स्ट है, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर महत्वाकांक्षी। बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट है, पीछे पीछे चलने वाला। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुगामी। आप सभी लोग लिख लीजिएगा, अनुगामी कहलाता है। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है, शत्रु होना या नाक में बीमारी। तो नाक का बाल होना नाक में बीमारी नहीं होती है, शत्रु होना ये भी नहीं है, अकारण प्रिय होना या दरिया दिल होना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, अकारण प्रिय होना। बिना कारण के कोई अत्यधिक प्रिय होता है तो वो क्या हो जाता है, बिना कारण के। दरिया दिल होना, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। जब कोई प्रिय होता है तो बिना कारण के प्रिय होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका आंसर सी सही है। नेक्स्ट है, बैल न कूदे कूदे संगी कहावत का अर्थ है वीरता पर विश्वास होना, गड्ढे में कूदना, साहसी कार्य करना या स्वामी के बल पर सेवक का साहस। आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, बैल न कूदे कूदे संगी, मतलब यहाँ पर है कि स्वामी के बल पर सेवक का साहस। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ है विश्वास पात्र व्यक्ति। देखिए यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है आप सभी को सही लग रहे होंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट क्या सही है ये आप लोगों को फाइंड करके बताना है, आंसर क्या सही होगा। समान आदत और स्वभाव वाले, एक वजन के बाट या बेईमानों का समूह। तो बेईमानों का समूह यहाँ पर नहीं होगा, एक वजन के बाट भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे का अर्थ होता है कि समानता, दोनों में समानता हो, समान आदत और स्वभाव वाले। बी आंसर यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट है आटे दाल का भाव मालूम होना। कहावत का अर्थ है सही जानकारी होना या सांसारिक कार्यों में या मोल भाव में चतुर होना या कठिनाई का अनुभव होना। यहाँ पर आपका आंसर डी सही हो जाएगा, कठिनाई का अनुभव होना। जब किसी व्यक्ति को कठिनाई का अनुभव होता है या किसी कठिन परिस्थिति में पड़ता है तब कहावत क्या कही जाती है कि आप जाकर आटे दाल का भाव मालूम हो रहा होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, डी, कठिनाई का अनुभव होना। नेक्स्ट है जस दुल्हा तस बनी बराता। लोकोक्ति का अर्थ है सुख दुख सबको आता है, दुखी व्यक्ति को सभी दुखी लगते हैं। बाराती दूल्हे की तरह सजते हैं, जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं। फिफ्थ का आंसर यहाँ पर क्या होगा, जैसा जो मनुष्य होता है उसके वैसे सहयोगी होते हैं। जस और तस लिखा है जैसा वैसा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसा मनुष्य होता है वैसे ही उसके सहयोगी होते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन कीजिए। पुराने को मिटाना, यहाँ पर कहा गया है नई जमीन तोड़ना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। 6 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, अनूठा प्रयोग करना है, ऐसा प्रयोग कि इस प्रयोग को कोई दूसरा ना कर सके। नई जमीन तोड़ना, इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर, अनूठा प्रयोग। नेक्स्ट है ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ सभी को पता होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा या ऊंट के मुंह में पीड़ा होना। पीड़ा यहाँ पर होगा नहीं, ऊंट को जीरा खिलाना ये भी नहीं है। पेट भरने के लिए कुछ भी खाना ये भी नहीं, क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है आंखों का तारा, नाक का बाल, अंधे की लाठी, आंखें बिछाना। एकमात्र सहारा क्या होता है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अंधे की लाठी। नेक्स्ट है आंख का अंधा गांठ का पूरा। लोकोक्ति का सही अर्थ है अंधा परंतु विवेकशील होना या मूर्ख धनी या अंधे के पास धन होना या आंखों का रोग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्ख धनी। नेक्स्ट है सोने में सुगंध। मुहावरा का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना या सुगंधित होना। 10th का आंसर क्या सही हो जाएगा, सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण होना। ठीक है, सोने में सुगंध का अर्थ क्या है, कोई वस्तु है उसमें उससे ज्यादा गुण होना, तो सुंदर वस्तु में और गुण होना। नेक्स्ट है घी के दिए जलाना। मुहावरे का सही अर्थ है दीपावली मनाना, खुशी मनाना। रईसी प्रकट होना, देखिए रईसी प्रकट होना ये गलत है, अपने को विशिष्ट समझना ये भी गलत है। 11th का आंसर क्या होगा, खुशी मनाना। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना। छोटे होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। यहाँ पर कहा गया है चूहे की चाम मतलब चूहे की चमड़ी से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। 12 का आंसर डी सही हो जाएगा। चूहा छोटा होता है और जो नगाड़े होते हैं वो बड़े होते हैं, तो सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। नेक्स्ट है सिर से पानी गुजर जाना। मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, अच्छी प्रकार से सिर धोना या डूबने से बच जाना। 13 का आंसर क्या होगा, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। नेक्स्ट है आंखों में गड़ना। मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। देखिए इसका जो आंसर यहाँ पर है आपका डी सही होगा। यदि आप सभी को लग रहा है कि मन में खटकना है तो बिल्कुल भी नहीं, आपका आंसर यहाँ पर डी सही है। नेक्स्ट है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का सही अर्थ है। 15 का आंसर क्या होगा, साधुओं की संगति छोड़ देना, वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, भक्ति को छोड़कर व्यापार करने लगना या गृहस्थी के झंझटों में फंस जाना। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास मतलब किसी अन्य कार्य के लिए आए थे और अन्य कार्य करने लगे, तो आपका आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट है गोद में लड़का शहर में ढिढोरा। मुहावरे का सही अर्थ है गोद में लड़का और शहर में ढिढोरा मतलब पास में वस्तु होते हुए भी अन्य जगह उसको तलाशना। छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना या छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु पास होते हुए भी चारों ओर खोजना। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है 9 दिन चले 2.5 कोस से तात्पर्य रहे। 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना या अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। 17 का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 9 दिन चले 2.5 कोस। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा।
इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ होता है किसी कार्य को धीरे धीरे करना। आप सभी के मन में ये आंसर जरूर आया होगा कि अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा, बी आंसर आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है भई गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप का छछूंदर जैसा होना, या दुविधा में पड़ जाना, या छछूंदर का सांप हो जाना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, भाई गति सांप छछूंदर केरी, तो यहाँ पर दुविधा में पड़ जाना, सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग है, भाषा को अलंकृत करना, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य दूसरों को प्रभावित करने का सरल तरीका है। 19 का आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है। नेक्स्ट है नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ है अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, या पालतू होना। तो देखिए वहां पर क्या था आपका आंसर कि नाक का बाल होना अकारण प्रिय होना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। 20 का आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, अधिक प्रिय होना। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ है दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना, दीनता प्रकट करना। कलेजे पर सांप लौटना, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, ईर्ष्या से जल उठना। नेक्स्ट है कागजी घोड़े दौड़ाना, मुहावरे का अर्थ होगा, यहाँ पर क्या सही होगा, नकली घोड़े दौड़ाना, या बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ है हवन करना, हवन यहाँ पर होगा नहीं। देवता को प्रसन्न करना, ये भी नहीं होगा। क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। क्रोध से आग बबूला होना, ये भी यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है अवांछित संवाद, अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा गिरना, सिर पड़ना। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, सिर खाना। बिना बात के दूसरों से संवाद करना, बातचीत करना क्या हो जाता है, उसे परेशान करना। नेक्स्ट है कीचड़ उछालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। तो यहाँ पर कीचड़ उछालना, किसी को बदनाम करना, आपका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बदनाम करना। संधि किसे कहते हैं, संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को। जो संधि का सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से हैं, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, और विसर्ग संधि है। स्वर संधि के भेद कौन कौन से हैं, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यड़ संधि और अयाद संधि। ये बेसिक के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दीर्घ संधि से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपिच्छते का सही संधि विच्छेद है, अपि प्लस छते है, अप प्लस इच्छते है, या अपि प्लस इच्छते है, या अपि प्लस इच्छते है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, डे। यहाँ पर क्या है, छोटी ई है और यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है। दोनों मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अपिच्छते। अपिच्छते आप इसी प्रकार से तो लिखेंगे, अपिच्छते। तो यहाँ पर जो बीच में मात्रा ये आई है, ये कैसी है, बड़ी ई की मात्रा है। दीर्घ संधि में आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटी ई या बड़ी ई के साथ बड़ी ई या छोटी ई हो तो बराबर में क्या होगा, बड़ी ई ही आएगी, बड़ी ई आएगी, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पर आप पहचानेंगे कैसे, मान लीजिए कोई दीर्घ संधि से संबंधित प्रश्न आ जाए आपके सामने, संधि विच्छेद करना है तो कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ी ई है, या बड़ी ई हो, या मात्रा में बड़ा आ हो, या आय हो, ए आय, ठीक है, या बड़ा ऊ हो, तो इसे यदि बीच में आता है तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है, यहाँ पर बताना है स्वर संधि किसमें है। स्वर संधि किसमें है, जगदीश में है। अब जगदीश में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। जगदीश में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। जगदीश किस प्रकार से लिखते हैं, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखेंगे, जगत प्लस ईस लिखेंगे, जगत प्लस ईस लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जगदीश। नेक्स्ट है विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या अभ्यास। थर्ड का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अभ्यास। बीच में मात्रा बड़े आ की मात्रा है,
बड़ा आ की मात्रा है तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? संधि आपसे पूछे तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। नेक्स्ट है विद्यालय का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्यालय आप किस प्रकार से लिखते हैं? विद्या प्लस आलय लिखते हैं। ए आंसर यहाँ पर सही है, विद्या प्लस आलय। यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? देखिए यहाँ पर आपको कंटिन्यू बता रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। बड़े आ की मात्रा किसमें होती है? दीर्घ संधि में होती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। विद्या प्लस अर्थी होता है तो क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। विद्य प्लस अर्थी नहीं होता है, या विद्या प्लस थी नहीं होता है, वी प्लस द्यार्थी नहीं होता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। बी आंसर यहाँ पर सही है, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए, यहाँ पर कौन सी संधि होगी। नेक्स्ट है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? अन्य प्लस अन्य होता है। और इसमें संधि कौन सी होगी? संधि इसमें स्वर होगी। कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। नेक्स्ट है यड़ स्वर संधि। इसका सूत्र क्या होता है? यड़ संधि का इको यड़ाची होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है यड़ संधि का संबंध किस संधि विशेष से होता है? व्यंजन संधि से, विसर्ग संधि, स्वर संधि या दीर्घ संधि। सेवंथ का सी आंसर यहाँ पर सही है, स्वर संधि से होता है। नेक्स्ट है यदि ई उ ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या व रा में हो तो उनमें कौन सी संधि होगी? यहाँ पर कहा है परिवर्तन किसमें हो जाए? या व रा में परिवर्तन हो जाए तो संधि यहाँ पर क्या होगी? यड़ स्वर संधि हो जाएगी। बी आंसर यहाँ पर सही है। अब एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर क्या है? जैसे यहाँ पर अत्यंत है, अत्यंत को कैसे लिखते हैं? अति प्लस अंत, अति प्लस अंत लिखते हैं, क्या हो जाएगा? अत्यंत हो जाएगा। अब आप लोग यड़ संधि को पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पर क्या है? या है, जैसे यहाँ पर बीच में या हो जाए, वा हो या रा हो, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ये संधि कौन सी होगी? यड़ संधि होगी। नेक्स्ट है किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या र ला वा में होता है? या र ला वा में किसमें होता है? आयाद में होता है, वृद्धि, गुण या यड़ में होता है। नाइन्थ का आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यड़ संधि में होता है। अभी मैंने आपको बताया है, एक एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। जैसे या यहाँ पर आया है, अभी आपको बताया था। जैसे यहाँ पर क्या है? इत्यादि, इत्यादि है, तो यहाँ पर बीच में क्या है? या है। इति, इति प्लस आदि लिखते हैं, इत्यादि को क्या लिखते हैं? इति प्लस आदि लिखते हैं। पित्राज्ञा, जैसे क्या है? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, ठीक है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे? पितृ प्लस आज्ञा लिखेंगे, ठीक है, पितृ प्लस आज्ञा लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? जब आप बोलेंगे पित्राज्ञा बोलेंगे तो यहाँ पर रा आएगा, तो रा किसमें आता है? यड़ संधि में रा आता है। नेक्स्ट है इति प्लस आदि, इत्यादि, यह कौन सी संधि है? आप लोग कमेंट करके बताएं यहाँ पर संधि कौन सी होगी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर बीच में कौन सा वर्ड है? या है, ठीक है। या, रा, ला या वा आए तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का क्या होता है? इति प्लस आदि होता है, इति प्लस आदि, यादि नहीं होता है, आदि होता है। यहाँ पर क्या है? बड़ा आ है, तो आपका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इति प्लस आदि है। अब यहाँ पर बीच में या है तो संधि यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है? बीच में या है तो संधि यहाँ पर क्या हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? प्रत्येक, प्रति प्लस एक होता है, प्रति प्लस एक। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यड़ संधि। यहाँ पर क्या है? या है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यड़ संधि। अभी आपको बताया है कि प्रत्येक लिखते कैसे, संधि विच्छेद कैसे करते हैं प्रत्येक का? प्रति प्लस एक। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है? अब यड़ संधि आप लोग इजिली बता सकते हैं, यहाँ पर कौन सी संधि होगी? आप लोग कमेंट करके इसका आंसर यहाँ पर बताएं क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या आया है? यहाँ पर आया है या, तो संधि यहाँ पर क्या हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी? यड़ संधि हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।